हाय गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कनेक्शन। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 10 में आपका स्वागत है। ये एक सीरीज है जिसमें आज डे 10 है। आप डे वाइज इस सीरीज में वीडियो पाते हैं और आज का टॉपिक ही बहुत ही बेहतरीन है, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और प्रोनाउन है क्या, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आप इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रोनाउंस कितने तरीके के होते हैं और प्रोनाउंस जो काम करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें आज आप सीखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश को बेहतरीन बनाते हैं। मतलब कि कम शब्दों में अपनी बात को अगर आपको सामने वाले तक पहुंचाना है तो आपको प्रोनाउंस का यूज़ करना होता है। सो इस वीडियो में जो भी आप सीखेंगे वो सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि प्रोनाउन है क्या और हमें इन्हें क्यों जानना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। दैट मीन्स कि प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन या फिर नाउन फ्रेज की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रोनाउन क्या है, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह पे हम उन्हें यूज करते हैं। क्यों करते हैं? टू अवॉइड रेपिटिशन। मतलब बार बार नाउन ही बोलूं, किसी का नाम बार बार बोलूं, उसकी जगह मैं अगर प्रोनाउंस यूज करूं तो आपको वर्ड्स भी कम यूज करने पड़ते हैं और आपकी बात नेचुरल लगती है। ठीक है, कुछ प्रोनाउंस जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं वो है ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ एक्सेट्रा। बहुत सारे प्रोनाउंस है गाइस। इन्हें कैटेगरी वाइज जब हम सीखेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम प्रोनाउंस क्यों यूज करते हैं। ये सेंटेंस है, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन प्लेज फुटबॉल। रोहन फुटबॉल खेलता है। रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट्स। रोहन के माता पिता को प्यार करता है। रोहन्स पेरेंट्स लव रोहन। और रोहन के माता पिता रोहन को प्यार करते हैं। तो अगर आप एक चीज नोटिस करें कि बार बार मैं रोहन 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 ये बोले जा रही हूँ तो सुनने में उतना नेचुरल नहीं लग रहा है। अगर मैं रोहन को प्रोनाउन से रिप्लेस करूंगी तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा। पहली बार तो हमें नाम लेना ही पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। रोहन इज अ गुड बॉय। फिर रोहन की जगह क्योंकि एक लड़का है हम यूज कर सकते हैं ही। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। फिर ही लव्स। रोहन्स पेरेंट्स की जगह हम बोलेंगे हिज पेरेंट्स। ही लव्स हिज पेरेंट्स। फिर हम बोलेंगे हिज पेरेंट्स लव हिम। तो आप ध्यान दीजिए कि हमने इन्हें प्रोनाउन से रिप्लेस किया। ही यूज किया, हिज यूज किया और हिम यूज किया। ही, हिज, हिम, इनका यूज करके सेंटेंस सुनने में छोटा भी लगने लगा और बार बार हमें उस नाम को रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। रोहन इज अ गुड बॉय। ही प्लेज फुटबॉल। ही लव्स हिज पेरेंट्स लव हिम। क्लियर? सुनने में भी ठीक लग रहा है और हमको बार बार उस नाम को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यही काम करते हैं प्रोनाउंस। अब कई तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, वो आप आगे सीखेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसलिए वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा क्योंकि जो भी वर्ड्स आज आप इसमें सीखेंगे वो सब के सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी मदद करेंगे। तो बस अब सीखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सो गाइस, सबसे पहले हम सीखेंगे इन तीनों को, पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। ये मैंने चार्ट बना दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं 3 कैटेगरी है, पर्सनल, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। तो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, जो हम पर्सन की बात करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पर्सन के लिए यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसमें 2 केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस या तो सब्जेक्ट केस, एक ऑब्जेक्टिव केस या तो ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गए आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गए मी, यू, अस, देम, हिम,
हर और इट। तो आई मीन्स होता है मैं, और जब मैं के बाद ऑब्जेक्ट में रख के करूंगी तो वहां मैं यूज करूंगी मी। तो सब्जेक्ट वाले नाउन्स को हम इन वर्ड्स से रिप्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट वाले नाउन्स को हम इन वर्ड से रिप्लेस करेंगे। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं रोहन से मिली, तो यहाँ मैं सब्जेक्ट हूं और रोहन ऑब्जेक्ट है, सो आई मेट रोहन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रोहन मुझसे मिला, तो सब्जेक्ट रोहन हो गया और मैं ऑब्जेक्ट में आ गई, तो वहां पे मैं बोलूंगी रोहन मेट मी। तो मैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में थी तो मैंने मी का यूज किया। और सेंटेंसेस देखते हैं इन्हीं वर्ड्स को लेके। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, तो ही क्या है, सब्जेक्ट में आएगा और मी क्या है, ऑब्जेक्ट में। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी रन्स फास्ट, ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, वो तेज दौड़ती है। डिड यू सी हर, डिड यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा, तो हर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं शी के लिए हमने हर का यूज किया है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस में यू दोनों में सेम है और इट दोनों में सेम है, और सबके स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन यू इट ये दोनों सेम है। यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो, ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूं, तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, यू के लिए यू ही यूज होगा। आई हैव डन इट, मैंने ये कर लिया है। आई हैव डन इट, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आया, आई सब्जेक्ट की जगह आया। इट इज देयर, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की जगह पे आया, ये वहां है, इट इज देयर। वी विल गिव गिफ्ट्स टू देम, वी क्या है, सब्जेक्ट है, हम उन्हें उपहार देंगे। वी सब्जेक्ट है और देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे के लिए हम यूज करते हैं देम। क्लियर? तो ये हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउंस, जिसमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो कैटेगरी है। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये है सिंगुलर, आई, यू भी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, ठीक है। और यू सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल भी है, तो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल है, वी का मतलब होता है हम। दे भी प्लूरल है, ही क्या है, सिंगुलर, शी है सिंगुलर और इट है सिंगुलर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और नंबर 2 सीखते हैं, दैट इज पजेसिव प्रोनाउंस। तो पजेसिव प्रोनाउंस हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम पोजेशन बताते हैं। पोजेशन यानी कि जिस पे आपका अधिकार है, जो चीज आपकी है। तो ये है, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही सेम है, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स। तो यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों की भी स्पेलिंग सेम है। तो हिज, हिज, इट्स, इट्स, और सबके स्पेलिंग्स अलग हैं। तो ये आप यूज करते हैं कोई पोजेशन बताने के लिए। सेंटेंसेस देखते हैं, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो अगर मैं ये बोलूं, इज दिस मीराज बुक, क्या ये मीरा की किताब है? नो, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, जब बुक को हम इसके साथ ले आए, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया इसे, तो हम माइन की हेल्प से लिखेंगे। मतलब माइन का मतलब होता है मेरा। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। और अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज माई बुक, मतलब ये मेरी किताब है। अब क्योंकि किताब का ही जिक्र चल रहा है, तो हम पूछते हैं वेयर इज योर्स। तो माइन मीन्स मेरा और योर्स मीन्स तुम्हारा। तुम्हारा कहाँ है या तुम्हारी कहाँ है। बुक की बात हो रही है, बुक का हमने नाम नहीं लिया। वेयर इज योर्स, तुम्हारी कहाँ है। दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है। वी के लिए हम यूज करते हैं आवर्स। और अगर हम ये बोलते हैं दिस इज आवर हाउस, ठीक है। तो अगर आवर बोलते तो उसके साथ हम हाउस लगाते, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं दिस हाउस इज आवर्स, तो आवर्स के बाद हमें कोई नाउन लगाने की नीड नहीं है। दैट इज हर्स, मान लीजिए किताब की बात हो रही है, मैं बोलती हूँ ये उसकी है, उसकी। शी के लिए हर या फिर हर्स, तो ये भी मैं बोल सकती हूँ दैट इज हर बुक, या फिर दैट बुक इज हर्स, या फिर दैट इज हर्स।
तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पजेसिव प्रोनाउंस में अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, क्योंकि बोलने में जब हम आवर्स बोलते हैं, देयर्स बोलते हैं, तो ये लगता है कि शायद यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी आएगा, बट पजेसिव प्रोनाउंस में कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं आता। तो आप इसमें मिस्टेक ना करें, इनके बीच में आप अपॉस्ट्रोफीज ना लगाएं। तो आपने सेंटेंसेस देख लिए। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव भी नाम से समझा जा सकता है। जब आप मिरर में कोई चीज देखते हैं तो रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, तो वही काम करते हैं रिफ्लेक्सिव। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, यानी अगर आई बात कर रहा है तो अपने ही बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब है कि अगर आई सब्जेक्ट है तो जो काम हो रहा है वो आई पे ही हो रहा है, ठीक है। अगर यू सब्जेक्ट है तो जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो यू पे ही हो रही है। तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही एम्फैटिक प्रोनाउंस भी होते हैं। तो आगे वो आप समझेंगे। अभी हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स। ये दो फॉर्म्स इसलिए हैं, जैसा मैंने बताया, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो जब सिंगुलर है तो योर सेल्फ यूज होगा, और जब प्लूरल है तो योर सेल्व्स यूज होगा। तो जब भी प्लूरल की बात करेंगे उनके साथ हम SELVES लगाएंगे। जैसे वी क्या है, प्लूरल होता है, तो आवर के साथ सेल्व्स लगा, आवर सेल्व्स। देम, ये भी प्लूरल के लिए यूज होता है, देम सेल्व्स। ही, शी और इट, ये सिंगुलर है तो इनके साथ सेल्फ लगेगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। इनकी हिंदी मीनिंग अगर बोले तो इसका मतलब होता है खुद, मतलब अपने ही बारे में बात हो रही है, खुद। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यू विल सी योर सेल्फ इन द मिरर, मतलब आप शीशे में खुद को देखेंगे। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस यहाँ देखते हैं। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, आप शीशे में खुद को देखते हैं, तो आप ही सब्जेक्ट हैं और आप ही ऑब्जेक्ट हैं। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात करता है, तो किसी और से नहीं, खुद से, वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट। तो ही के लिए हमने यूज किया हिमसेल्फ, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ। I will go there myself, मतलब मैं जाऊंगा लेकिन खुद ही जाऊंगा, तो I के साथ myself आया, I will go there, मैं वहां जाऊंगा खुद, myself, ठीक है। अब एक बात करते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही एम्फैटिक प्रोनाउंस भी हैं। तो एम्फैटिक प्रोनाउंस हम तब यूज करते हैं, वर्ड सेम है लेकिन यूसेज अलग है। ये हम तब यूज करते हैं जब अपनी बात पर जोर देकर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर ये नॉर्मल यूज हुए हैं तो केवल इसमें यह है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन जब हम जोर देके उस बात को कहते हैं तब हम उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलेंगे, और फिर वो इस तरीके से यूज होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां खुद जाऊंगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां जाऊंगी, मतलब मैं जोर देके बोल रही हूँ कि मैं खुद जाऊंगी और किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आई माई सेल्फ विल गो देयर। इसी तरीके से और सेंटेंसेस हैं। यू योर सेल्फ विल सी, तुम खुद देखोगे, यू योर सेल्फ विल सी। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, मतलब उसने खुद मुझे बताया, मैं जोर देके बोल रही हूं। अगर कोई कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली, उसने खुद मुझे बताया, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। अगर मैं यहाँ ये बोलती ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, तो यहाँ जोर देने वाली बात ना आती, लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, दैट मीन्स कि मैं जोर देके बोल रही हूँ कि उसने खुद मुझे बताया, ठीक है। तो इस तरीके से यूज है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस के। तो अब आपने 3 प्रोनाउंस सीख लिए, पर्सनल, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपको किसी व्यक्ति की बात करनी हो और रिप्लेस करना हो, वहां पे आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हो जिससे आपको कम वर्ड्स यूज करने पड़े और बात भी क्लियरली सामने वाले तक पहुंचे, तो आप इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो किसी भी लड़के को अगर वो सिंगुलर है रिप्लेस कर रहे हैं तो ही का यूज कीजिए, हिम का यूज कीजिए, हिज का यूज कीजिए, और हिमसेल्फ का। किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो शी, हर, हर्स, हरसेल्फ का। और किसी सामान की बात कर रहे हैं या किसी जानवर की तो इट, इट्स और इटसेल्फ का। उसके अलावा अपनी बात में, तो जब भी आप अपनी बात शुरू करते हैं तो नाम से शुरू नहीं करते, आप डायरेक्ट आई से शुरू करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे रिप्लेसमेंट का काम नहीं करता, ये प्रोनाउन ऐसे ही यूज होता है, आप आई से शुरुआत करते हैं। यू की बात करते हैं तो भी आप यू से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर किसी और के नाम, किसी और की बात कर रहे हैं, उसके नाम से शुरुआत करते हैं, फिर आप ही और शी से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर आप ये कहते हैं रोहन एंड आई, मतलब रोहन और मैं, तो इसे अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आप रिप्लेस करेंगे वी से, क्योंकि आप 2 लोगों की बात कर रहे हैं। 2 से ज्यादा लोगों की बात में भी अगर आप भी शामिल हैं तो वी का यूज करेंगे, वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। और अगर आप
दूसरे लोगों की, ज्यादा लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो आप दे का यूज करेंगे, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। इन्हें यूज कैसे करना है सेंटेंसेस में, ये आपने सीख लिया। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो कि मैंने बताया था दिस, दैट, दीज, दोस, राइट। लेकिन इस बार जो मैं आपको बता रही हूँ ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी यही होते हैं, उनका केस थोड़ा अलग होता है, ये थोड़ा अलग है जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वी यूज टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट अ थिंग और थिंग्स और पीपल। तो किसी चीज को, किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए व्हेन वी पॉइंट देम, तब हम यूज करते हैं इन्हें। And we use these to talk about something that is near or far in distance or time। या तो दूरी, यानी कि दूरी हो तब हम this, that का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या तो हम पिछले समय की भी बात करते हैं ना, तो जो near और far in distance और time, तो दूरी में और समय की भी दूरी बताता है ये, ठीक है। तो हम उनमें यहाँ यूज करते हैं तो this और these। तो near के लिए यूज करते हैं चाहे डिस्टेंस की बात करें या टाइम की, और फार की चीजों के लिए यानी दूर की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दैट और दोस। तो समय की भी दूरी बताना हो तो भी हम दैट और दोस का यूज करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, दिस और दैट सिंगुलर चीजों के लिए, दीज और दोस प्लूरल चीजों के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लीजिए। अब जो मैं बता रही हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, ये अकेले यूज होंगे, ठीक है। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि इन्हीं वर्ड्स को जब हम इनके बाद नाउन यूज करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ हम प्रोनाउंस के बारे में सीख रहे हैं। दिस इज नाइस। सो दिस किसी नाउन को व्यक्त कर रहा है, जिसका मतलब है कि सामने वाले को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूं दिस मार्कर इज नाइस, तो वहां पे दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब मैं बोल रही हूँ दिस इज नाइस, तो दिस मार्कर की जगह पे ये यूज हुआ है दिस, ठीक है। तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। दिस इज नाइस। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने इसे देखा है। दीज आर गुड, दीज अकेले यूज हुआ है, मतलब ये अच्छे हैं। अब ये जब भी हम यूज करेंगे इन वर्ड्स को, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को इस बारे में पता है, तब हम उस चीज का नाम नहीं ले रहे हैं। डू यू लाइक दीज, क्या तुम्हें ये पसंद है। दैट इज ब्यूटिफुल, वो सुंदर है। दैट यहाँ पे प्रोनाउन है। लुक एट दैट, उसे देखो। दैट प्रोनाउन है, यानी कि दूर है, और मैं बोल रही हूँ लुक एट दैट। दोज वर नाइस, वे अच्छे थे। अब यहाँ मैं बोल रही हूँ थे, दैट मीन्स हमारे सामने नहीं है, तो हम किसी पुराने समय की बात करें। मान लीजिए मैं कुकीज की बात कर रही हूँ। दोज वर नाइस, वो अच्छे थे। डिड यू ईट दोज, क्या तुमने उन्हें खाया। डिड यू ईट दोज, तो यहाँ पे जिससे मैं बात कर रही हूँ उसे पता है, इसलिए मैंने बोला डिड यू ईट दोस, क्या तुमने उन्हें खाया। अब हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, दिस इज कंचन स्पीकिंग। अगर मैं कहीं कॉल करती हूँ, मैं बोलूंगी दिस इज कंचन स्पीकिंग, मतलब मैं कंचन बोल रही हूँ, तो यहाँ मैंने दिस का यूज किया। इज दैट राम, क्या आप राम बात कर रहे हैं। इज दैट राम, क्योंकि आप फोन के उस तरफ है, इसलिए मैं दैट का यूज करूंगी। तो इस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर मैं बताती हूँ आगे के प्रोनाउंस। अब आप सीखेंगे इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों में वर्ड्स लगभग सेम ही है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, what, which, and relative pronouns are who, whom, whose, that, and which। ठीक है, वर्ड्स आपको लगभग सिमिलर ही लगेंगे। अब देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस पूछने का काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। ये जो है ये क्वेश्चन वर्ड्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। तो वो एक रिलेटिव क्लॉज, यानी कि आगे एक क्लॉज के बारे में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। सेंटेंसेस में आप अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वर्ड्स को समझते हैं। यहाँ पे हु का मतलब है कौन, क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है। हुम का मतलब किसे। तो जब भी सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे तो हु यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे तो हुम यूज करेंगे।
whose का मतलब होता है किसका, what मतलब क्या, which means कौन सा। what और which का ये फर्क है कि जब बहुत सारी चीजें हैं तो आप what यूज करते हैं, मतलब कि ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, और जब कुछ लिमिटेड चीजें हैं आप ऑप्शन दे रहे हैं तब आप which का यूज करते हैं। जैसे दो चीजों में पूछना है कौन, तो आप बोलेंगे which one। और रिलेटिव प्रोनाउंस में who का मतलब है जो या फिर जिसने, क्योंकि ये आगे बात को जोड़ेगा। whom मीन्स जिसे, whose मीन्स जिसका, that मीन्स जो, और which मीन्स जो। तो वर्ड्स यही हैं लेकिन उनका अर्थ सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अब सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में यहाँ देखते हैं। who told you, तो यहाँ पे who सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है कि तुम्हें किसने बताया, who told you। तो जवाब आता है राम told me, राम ने मुझे बताया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे था इसलिए who यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है whom did you tell, तो यहाँ पे you सब्जेक्ट है, तुमने किसे बताया। तो whom यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। whom did you tell, तुमने किसे बताया। I told राम, तो यहाँ पे I सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पे ये whom यूज हुआ था। तो सब्जेक्ट के लिए who, ऑब्जेक्ट के लिए whom। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में whom यूज नहीं होता है उतना ज्यादा, फॉर्मल राइटिंग वगैरह में आप whom का यूज करते हैं। मोस्टली नेटिव स्पीकर्स भी whom की जगह who का यूज करते हैं, और बोल सकते हैं आप who did you tell, मतलब तुमने किसे बताया, तो वो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इज what happened, क्या हुआ। Nothing happened, कुछ नहीं हुआ। Whose is this, मतलब ये किसका है। whose का मतलब होता है किसका। Which is yours, मतलब कि तुम्हारा कौन सा है। तो ऑप्शन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं which is yours, इनमें से तुम्हारा कौन सा है। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड्स क्वेश्चन पूछे तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हुए, और जब यही वर्ड्स यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि रिलेशन बताएंगे एक क्लॉज से, तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, तो इसने एक क्लॉज को जोड़ा। वो लड़का जिसने मुझे कल रात फोन किया था वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हु क्या काम कर रहा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज द बॉय whom I called last night is my friend, तो यहाँ पे whom का मतलब है जिसे। वो लड़का जिसे मैंने I called last night, जिसे मैंने कल रात कॉल किया था, is my friend। तो who यूज हुआ जिसने कॉल किया था उसके लिए, और whom यूज हुआ जिसे कॉल किया गया था उसके लिए। नेक्स्ट इज द पेन which I use is very old, वो पेन जो मैं यूज करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, बहुत पुराना है। तो यहाँ हमने which से इस सेंटेंस को जोड़ा। The man whose shirt is blue is my brother, वो आदमी जिसकी शर्ट नीले रंग की है वो मेरा भाई है। The man whose shirt is blue, तो हमने यहाँ जिसका के लिए यूज किया और इससे इस क्लॉज को जोड़ा। This is the chair whose leg is broken, ये वो कुर्सी है जिसका पैर टूटा हुआ है। तो whose हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। तो ये आपने देखा कि जब ये वर्ड्स किसी क्लॉज को जोड़ रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, तो यही वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस हुए, जो वर्ड्स यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस थे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के जरिए अच्छे से समझ पाएंगे। इनके बारे में अब आपने जान लिया है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब हम सीखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इनडेफिनिट प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जहां हमें बहुत सारे नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है वहां हम उन नामों की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे सिर्फ एक वर्ड में हम अपनी बात कह सकें। सो इनडेफिनिट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। तो जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग्स या फिर स्पेसिफिक अमाउंट की बात नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मेनी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, वन, यानी कि एवरीवन, नो वन, एनीवन। तो ये वर्ड्स इसमें आते हैं, वन, सम, सेवरल, एक्सेट्रा। ठीक है, सेंटेंसेस में आप अच्छे से समझ पाएंगे। आई मेट टू किड्स, मैं दो बच्चों से मिली। वन वॉज वेरी नॉटी, तो यहाँ वन है इनडेफिनिट प्रोनाउन।
अगर मैं ये बोलती वन किड वॉज वेरी नॉटी, तो वन किड की जगह हमने सिर्फ वन बोला, इससे ये क्लियर हो गया कि मैं उनमें से एक बच्चे की बात कर रही हूँ। वन वॉज वेरी नॉटी। मेनी वर प्लेइंग, मेनी वर प्लेइंग मतलब कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, सिर्फ अगर मैंने मेनी बोल दिया दैट मीन्स कि मेनी किड्स वर प्लेइंग। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, तो भीड़ है और मुझे बोलना है कि क्या कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है, तो हमने यूज कर लिया एनीवन। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया। तो अब मैं मान लीजिए घर पे कई सारी चीजें रखी हुई हैं और मैं सबका नाम लूँ कि क्या तुमने चपाती खाई, राइस खाया, पल्स खाया, इनमें से कुछ खाया। इसकी जगह मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज कर लिया, हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया। इनफ इज इनफ, इनफ भी एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबडी हैज अराइव्ड, एवरीबडी एक इनडेफिनिट नाउन है जिसका मतलब है कि सभी आ गए हैं। एवरीबडी हैज अराइव्ड। अब मैं सबका नाम लूं, राम, श्याम, रोहन, गीता, मीता, सब आ गए हैं, इससे अच्छा हमने बोल दिया एवरीबडी हैज अराइव्ड, मतलब सब आ गए हैं। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है। अब मैं मान लीजिए कि किसी पार्टी में डेकोरेशन का काम चल रहा है, तो वहाँ ये बोले कि हाँ चेयर्स रखी गई, सब कुछ, ये भी हो गया, चेयर्स का भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, तो सभी अलग अलग नाम लेने के बजाय हमने बोल दिया एवरीथिंग इज रेडी, तो एक वर्ड में सारी बात क्लियर हो गई। बोथ आर गुड, यहाँ पे बोथ क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। बोथ का मतलब होता है दोनों। अब मान लीजिए मैं राम और श्याम की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँ राम इज गुड एंड श्याम इज गुड, तो इसकी जगह मैंने बोल दिया बोथ आर गुड, मतलब दोनों अच्छे हैं। तो जो प्रोनाउंस है ये हमारी बात को और शॉर्ट में बताने का काम करते हैं, मतलब कि जहाँ हमें कई सारे वर्ड्स यूज करने थे वहां हमने कुछ ही वर्ड्स में अपनी बात को कह लिया। ठीक है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर मैं लेकर आती हूँ लास्ट प्रोनाउन, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Now we will talk about the last one, reciprocal pronouns. We use reciprocal pronoun when each of two or more subjects, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग is acting in the same way towards the other, एक दूसरे के साथ एक ही क्रिया कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिख भी रखा है expresses mutual action, मतलब कि पारस्परिक क्रिया की बात हो रही है। given or done in return, आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के जरिए। A is playing with B, A B के साथ खेल रहा है and B is playing with A. That means कि A B के साथ खेल रहा है और B A के साथ खेल रहा है। So we can say A and B are playing with each other. तो ये है reciprocal pronoun. There are two, each other and one another. टू थिंग्स टू रिमेंबर, दो चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज हो सकता। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब हो गया आई, यू, ही, शी और इट। अब इसमें भी यू के साथ आप यूज कर भी सकते हैं, लेकिन जब सिंगुलर के लिए यू यूज होगा तब आप इनका यूज उनके साथ नहीं करेंगे यू के साथ, और जब प्लूरल के लिए यू यूज होगा तब आप इनका यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्रिया एक ही होनी चाहिए, मतलब कि जो एक्शन हो रहा है वो सेम होगा, तभी आप इनका यूज करेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं। रोहन एंड मीरा लव ईच अदर, रोहन और मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक्शन सेम है इसलिए आपने यूज किया ईच अदर। राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, दैट मीन्स कि राम इज टॉकिंग टू रोहन एंड रोहन इज टॉकिंग टू राम, सो राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। दे डोंट बिलीव ईच अदर, वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, तो दे यानी कि वे, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्शन क्या है कि विश्वास नहीं करते। दे डोंट बिलीव ईच अदर। दे ऑल नो ईच अदर, या फिर दे ऑल नो वन अनदर। ठीक है, तो आप ईच अदर और वन अनदर दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन ईच अदर इज मोर कॉमन देन वन अनदर। ठीक है, तो यहां इसका मतलब है वे सभी एक दूसरे को जानते हैं। They all were blaming one another. वे सभी एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे, मतलब कि दोष लगा रहे थे कि तुमने गलती की, तुमने गलती की, उसे हम ब्लेम करना बोलते हैं। सो दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अनदर। तो आपने सीखा कि जब दो या दो से ज्यादा लोग हों और एक दूसरे के साथ सेम एक्शन कर रहे हों तो वहां पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज करते हैं, और वो है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर इज मोर कॉमन एंड लेस फॉर्मल। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।
ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का लेसन बहुत ही पसंद आया हो और अब से आपको प्रोनाउंस को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जितने भी टाइप्स आपने सीखे, एग्जाम्पल्स के जरिए आपने अच्छे से समझ भी लिया। अगर अब भी आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। उसके अलावा आप कॉमेंट बॉक्स में जाके मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर कॉमेंट का जवाब देती हूँ, आपके भी कॉमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें। डे 11 में आप सीखेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे गलती से वो वीडियो मिस ना हो जाए। इस सीरीज की सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मिलूंगी डे 11 में, तब तक के लिए बाय बाय।